नमस्कार। आज की क्लास में हम राज्य के स्वरूप में कल्याणकारी का राज्य या लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। उसकी क्या संकल्पना है, उसके क्या लक्षण है, उसके क्या कार्य होते हैं और क्या डेमोक्रेसी और एक कल्याणकारी राज्य एक दूसरे के पूरक हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि देख पा रहे हो कि राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में जितनी भी विचारधाराओं का प्रतिपादन किया गया, उसमें ये वेलफेयर स्टेट की कंसेप्ट है वो सर्वाधिक लोकप्रिय कंसेप्ट के रूप में है। तो हम देखते हैं कि लोकप्रिय स्टेट है लोक कल्याणकारी राज्य है। तो लोक कल्याणकारी राज्य होता क्या है? तो अगर हम सामान्य से अर्थों में देखें तो एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट वह होता है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है, जिनके में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पेंशन इत्यादि की व्यवस्था आती है। अर्थात वो अपने नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करने की यथासंभव कोशिश करता है और आय की असमानता कम करने की कोशिश करता है। जवाहरलाल नेहरू ने भी कल्याणकारी राज्य को परिभाषित करते हुए कहा था कि कल्याणकारी राज्य वह होता है जो सबके लिए समान अवसर प्रदान करे, अमीर और गरीबी के बीच के अंतर को कम करे और जीवन स्तर को ऊपर उठाए। ये एक कल्याणकारी राज्य के आधारभूत तत्व होते हैं। तो इस प्रकार एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट का अर्थ है कि राज्य के कार्य क्षेत्र का विस्तार। जैसा कि पहले हमने देखा था कि उदारवादी राज्य कहता था कि राज्य को इंटरफेयर कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, व्यक्ति की गतिविधियों, आर्थिक गतिविधि में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। परंतु ये कल्याणकारी राज्य है वो कहता है कि अगर राज्य व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करेगा तो राज्य कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। और इसी का आगे जो नव उदारवादी परिप्रेक्ष्य आया वो कहता है कि वापस राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करने की वकालत करता है। वो कहता है कि इससे राज्य की निरंकुशता बढ़ गई है। तो वो बात तो चलो हम नव उदारवादी परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार राज्य काम करता है तो उसके कार्य क्षेत्र का विस्तार हो जाता है। तो इसका विस्तार का अर्थ होता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को बंधन से लिया जाता है। पर कल्याणकारी राज्य का अर्थ राज्य के कार्य क्षेत्र को इस प्रकार से विस्तार करना होता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कोई विशेष बंधन ना लगे और राज्य के कार्य क्षेत्र के साथ ही साथ व्यक्ति भी अपना स्वतंत्र कार्य क्षेत्र हो। तो वास्तव में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पश्चिमी लोकतंत्र और जो साम्यवादी अधिनायक तंत्र है दोनों में अलग अलग है। पश्चिमी लोकतंत्र स्वतंत्रता को एक ऐसी स्थिति प्रदान करता है जिसमें नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त नहीं होती बल्कि राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त होती है। और साम्यवादी देशों में इसमें राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव होता है और आर्थिक स्वतंत्रता दी जाती है, आर्थिक सुरक्षा दी जाती है। जैसा कि हेम्बे ने बोला है कि एक कल्याणकारी राज्य दो अतियों में एक समझौता है जिसमें एक तरफ साम्यवाद और दूसरी तरफ अनियंत्रित व्यक्तिवाद अर्थात पूंजीवाद या उदारवाद। तो कल्याणकारी राज्य लोकहित पर आधारित होता है और लोकहित का मतलब होता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से व्यक्ति की अवसर की असमानता को दूर कर उसकी बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और वो बेसिक आवश्यकता किसी समुदाय विशेष की नहीं होकर पूरे समाज की या पूरी जनता की होती है। तो ये एक सामान्य से कंसेप्ट था कल्याणकारी राज्य का। अब इसके मुख्य एलिमेंट क्या है वेलफेयर स्टेट के, वो हम देखें तो है पहला है आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था। मुख्य इसका जोर आर्थिक सुरक्षा पर है। तो और आर्थिक सुरक्षा भी बिना भेदभाव के होनी चाहिए। आर्थिक सुरक्षा में तीन बातें महत्वपूर्ण है कि सभी को रोजगार हो और न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी हो और अधिकतम समानता की स्थापना हो। तो वो एक आर्थिक सुरक्षा के रूप में हम देखते हैं। दूसरा है कि राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ पॉलिटिकल सिक्योरिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि
शासन की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि राजनीतिक शक्ति सभी व्यक्तियों में निहित होकर और वे अपने विवेक के आधार पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कर सके। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि अपने व्यक्ति का विवेक विकसित हो। इसके लिए राज्य को क्या क्या काम करना पड़ेगा। विवेक विकसित हो, व्यक्ति में जागरूक हो, इसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उनके शिक्षा की व्यवस्था या तो राज्य फ्री करेगा या फिर उसके लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। और व्यक्ति अपना स्वतंत्र चिंतन कब कर सकता है, जब वो स्वतंत्रता उसको प्राप्त हो, नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, उसी परिवेश में वो अपना स्वतंत्र चिंतन कर सकता है और वो राजनीतिक दल, दबाव समूह इत्यादि को फॉर्मेशन कर सकता है। तीसरा है सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था, जिसका तात्पर्य समानता से लिया जाता है कि किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं हो। जैसा कि आप देख रहे हो डॉक्टर बेनी प्रसाद के शब्दों में सामाजिक समानता का मतलब क्या होता है वो। चौथा है इसका सामान्य लक्षण कि राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि होती है। राज्य इतने सारे काम करेगा तो राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि होनी जरूरी है, सबकी व्यवस्था करेगा राज्य। तो पांचवी लक्षण है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना, संपूर्ण मानवता के हित को लेकर चलता है, लोक कल्याण वसुधैव कुटुंबकम को। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना भी इसमें पाई जाएगी। तो यह है प्रमुख लक्षण। अब हम देखते हैं कि एक लोक कल्याणकारी राज्य के प्रमुख काम क्या होते हैं वो। अगर इसको हम व्यवस्थित क्रम से देखें तो वो है, पहला काम जो सभी राज्य का होता है कि आंतरिक कानून व्यवस्था और विदेशी आक्रमण से राज्य की सुरक्षा। दूसरी है कि व्यक्तियों के आपसी संबंध और राज्य में व्यक्तियों के संबंधों की व्यवस्था करना। तीसरा है कि कृषि, उद्योग, व्यापार का विकास करना। आर्थिक सुरक्षा के काम करना। आर्थिक सुरक्षा में वही पेंशन, समानता, जीवन, गरीबों जीवन जीने के लिए जनता के जीवन इष्ट को शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी कार्य, सार्वजनिक सुविधा संबंधी कार्य, समाज सुधार, नागरिक स्वतंत्रता की व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के सहयोग। तो इस प्रकार कल्याणकारी राज्य के कुछ कर्तव्य होते हैं जिनको हम उसके कार्य भी कह सकते हैं। ये सूची बहुत बड़ी है, इसको हम थोड़े में नहीं लिख सकते, बहुत लंबी लिस्ट है ये। जो हमारे सरकार, जैसा कि आप भारत के संदर्भ में देखो तो आर्टिकल 21 में दे रखे वेलफेयर स्टेट, नागरिकों को मूल अधिकारों में व्यक्ति का गरिमामय जीवन उसको ऊपर उठाने के लिए राज्य को क्या क्या करना चाहिए। स्वच्छ वातावरण का भी अधिकार है उसको, स्वच्छ पेयजल का भी अधिकार है। तो ये सब कुछ राज्य की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये कल्याणकारी राज्य के काम ये है। अब इसका मूल्यांकन करें तो जैसा कि देख रहे हो कि वर्तमान समय में सर्वाधिक लोकप्रिय कंसेप्ट है स्टेट का कल्याणकारी राज्य। फिर भी इसके कुछ विरुद्ध तर्क दिए जाते हैं, वो ये है कि ऐच्छिक समुदाय को आघात करता है। अगर राज्य के बहुत सारे काम अपने हाथ में ले लिए तो राज्य पर बहुत ज़्यादा दायित्व बढ़ जाते हैं। तो इससे अनेक कार्य करने लगता है राज्य, जिससे व्यक्ति के स्वतंत्रता पर आघात पहुंचने लगता है, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है, व्यक्ति के स्वतंत्र का अंत होता है। तीसरा होता है कि अगर राज्य बहुत ज़्यादा काम करेगा तो नौकरशाही को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ देंगी, और नौकरशाही को ज़्यादा शक्तियाँ देगी तो लाल फीताशाही, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार की बुराइयाँ जन्म लेगी। क्योंकि राज्य के कार्य प्रशासन के थ्रू लोग नौकरशाही के द्वारा ही होता है, तो नौकरशाही पर ज़्यादा काम मिलेंगे। राज्य के कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा तो इनके हाथ में ज़्यादा पावर आएगी, तो ये नष्ट होने का खतरा रहता है। दूसरा क्या, खर्चीला शासन प्रणाली भी है, सबको एक गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर प्रदान करेंगे और सब कार्य राज्य करेगा, तो ये राज्य को खर्च भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, जिससे कि वित्तीय घाटे की व्यवस्था भी राज्य को, राजस्व घाटा या राजकोष से घाटा बढ़ जाता है। परंतु इतने दोष देने के बावजूद भी अगर हम मूल्यांकन करें तो हम इसको अस्वीकार नहीं कर सकते। ये दोष मानवीय जीवन की दुर्बलताओं के पक्ष है। अगर इनको ढंग से लागू किया जाए तो ये वास्तव में व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम करता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि करता है। और ब्यूरोक्रेसी को अगर आप शासन में पारदर्शिता, आरटीआई एक्ट है,
समय, उचित समय की गारंटी का काम है। ये सब अगर आप लेके काम करते हो तो इन पर अंकुश भी लगाया जा सकता है। और एक बार अगर राजकोष पर भारी व्यय होता है, लेकिन लंबे समय में इसका नागरिकों की कार्यकुशलता पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे कि उत्पादन में वृद्धि होती है और राज्य की आय भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और वर्तमान में विश्व के सभी देशों में इसका कुछ न कुछ अलग अलग रूप देखने में हमें मिलता है। और इसको अतिरिक्त जनता के कल्याण का कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है। और लोकतंत्र की सर्वाधिक प्रिय शासन प्रणाली भी है। और लोकतंत्र को अपना कर ही हम एक कल्याणकारी राज्य का काम कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य एक दूसरे के पूरक है। अगर जनता की व्यापक भागीदारी नहीं होगी शासन में, तो जनता का नीतियाँ उनको बनाने वाला और उनको क्रियान्वित करने वाला, अगर जनता के नुमाइंदे नहीं होंगे वहाँ, उनकी बातें नहीं सुनी जाएगी, तो जनता का वास्तविक रूप से कल्याण हो ही नहीं सकता। तो एक कल्याणकारी राज्य सिर्फ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही पाया जा सकता है, तानाशाही या अधिनायकवादी शासन व्यवस्था में नहीं पाया जा सकता। तो ये आपकी आज की क्लास में हमने देखा है कल्याणकारी राज्य का कंसेप्ट पूरा, उसके सामान्य सी फीचर, लक्षण क्या है उसके, उसके प्रमुख काम क्या है, उसके प्रमुख दोष क्या है, और उसकी परिभाषाएं क्या है, और उसका मूल्यांकन क्या है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।